स्वागत है आप सभी का AWD पर। साथियों आज है 11 दिसंबर और आज हम कवर करेंगे 11 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। तो साथियों ये जो शुरुआत की है बीमा सखी योजना की मोदी जी ने ये की है आपकी पानीपत हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से की है और हरियाणा के पानीपत से साथियों इसकी शुरुआत इन्होंने की है। ये क्या है, ये जो बीमा सखी पहल है तो साथियों ये ना LIC की एक पहल है। किसकी पहल है? LIC की। इसमें क्या होगा, जो लेडीज हैं, जो पुरानी महिलाएं हैं, जो 18 साल से 70 वर्ष की आयु तक की हैं और ये जो 10th पास हैं, इनको इकोनॉमिक हेल्प दी जाएगी। ठीक है, जो 10वीं पास हैं, ठीक है, और 18 से 70 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं इन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इसमें इन्हें क्या मिलेगा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें इन्हें काम मिलेगा। ठीक है, इसमें इन्हें ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, और उस ट्रेंड करने के बाद इन्हें हेल्प मिलेगी। तो ये लोग क्या करेंगे, इन्हें पहले मंथ तो ये क्या करेंगे, इन्हें 7,000 पर मंथ देंगे पहले साल, दूसरे साल ये 6,000 पर मंथ देंगे और तीसरे साल ये 5,000 रुपए पर मंथ इन्हें देंगे। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को जो विकास के अवसर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अवसर हैं और वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी जो ओवरऑल जो उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर बनाना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्र जो है इनका निधन हो गया। तो साथियों ये थे पुदुचेरी के, कहाँ के थे, ये पुदुचेरी के थे। ठीक है, 90 की एज में इनकी डेथ हुई है साथियों। कहाँ, कौन सी पार्टी से थे, AIADMK से थे ये। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य रहे हैं। ठीक है, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। पांडिचेरी जिसे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, भारत की क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और इंपॉर्टेंट बात है ये फ्रांसीसी उपनिवेश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फ्रांसीसियों का यहाँ शासन रहा है। ठीक है, कब तक, 1954 तक यहाँ फ्रांसीसियों का उपनिवेश रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ये है कि 1 नवंबर 1954 को ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था। आप लोगों के नोट करने योग्य जो पॉइंट है वो ये है कि जो पुदुचेरी है इसको 1 नवंबर 1954 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब क्या है कि 1963 में पेरिस में जो फ्रेंच पार्लियामेंट द्वारा भारत के साथ संधि की पुष्टि के बाद पुदुचेरी आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन गया। सॉरी, पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, 4 जिलों को मिलाकर ये पुदुचेरी जो है बनता है। पुदुचेरी, कराईकल, यमन और माहे। ठीक है, इन चारों को आप लोग याद रखेंगे, इन चारों को आप लोग नोट कर लेंगे कि पुदुचेरी, कराईकल, यमन और माहे इन सबको मिलाकर ही पुदुचेरी बनता है। ठीक है, राजधानी इसकी पुदुचेरी है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, कुनिलियल कैलाशनाथन। मुख्यमंत्री कौन है, नटेसन कृष्णसामी रंगासामी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है कि दिसंबर 2024 में BCCI का जो कार्यवाहक सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये नियुक्त किया गया है देवजीत सेठिया को। किसको नियुक्त किया गया है, देवजीत सेठिया। ठीक है साथियों, आपको पता ही है कल हमने क्वेश्चन कवर किया था कि जय शाह को ICC का चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल देवजीत सेठिया की जो नियुक्ति है वो BCCI के जो प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है उनके द्वारा की गई। ठीक है, अब ये सितंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। BCCI की बात करते हैं तो BCCI की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहनी चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो है। ठीक है, इंटरनेशनल का क्या नाम है, ICC, और भारत में जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है BCCI। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 जीत लिया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश ने यहाँ भारत को हराया है।
ठीक है, बांग्लादेश ने भारत को हराया है और ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ये जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका ये 11वां एडिशन था। ठीक है साथियों, इस 11वें एडिशन में बांग्लादेश ने भारत को लगातार दूसरी बार हराया है। ठीक है, चलिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी टूर्नामेंट की? 1989 से साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? एसीसी इसका ऑर्गेनाइजर है, एशिया क्रिकेट काउंसिल। और जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो भारत है। भारत ने अभी तक ये टाइटल 8 बार जीता है। आपके नोट करने योग्य ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करवाती हूँ, आप इन सबको नोट करते चला करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 की थीम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 है साथियों, इसकी थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस हम मनाते हैं। थीम क्या है? थीम को एक बार फिर से देख लेते हैं, यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है, इस थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास हैं उनमें शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब हम थोड़े से इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया था और 2005 से हम 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका उद्देश्य थोड़ा जान लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को समझना, इनके खिलाफ कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना, सरकारों और संगठन नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट करना इसका उद्देश्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन है कि मलेशिया में आयोजित जो एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स 2024 है, उसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो भारत इसमें पदक तालिका पर 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, मलेशिया में जो एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स हुए हैं उसमें भारत 5वें स्थान पर रहा है। ये हुए कहाँ हैं? ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए हैं और ये 10वां एशिया पैसिफिक डीफ जो गेम्स थे, ये कौन से नंबर के थे? ये 10वें थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसमें भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर जीते हैं और 29 ब्रोंज मेडल, यानी कि टोटल 55 मेडल के साथ भारत इसमें 5th नंबर पर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस स्थान पर चौथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IIGF 2024 का आयोजन हुआ है? ये चौथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम था। तो साथियों इसका जो आयोजन है ये हुआ है आप नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? जतिन प्रसाद, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट चीज होती है थीम की। ठीक है, थीम आप लोग याद रख लेंगे, थीम आप लोग जरूर नोट करेंगे। थीम है इसकी इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गवर्नेंस फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरनेट से जुड़े नियम और नीतियों पर जो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके लोग मिलकर इन्होंने चर्चा की और इंटरनेट को सुरक्षित और समावेशी और प्रभावी इसका उपयोग हो सके, ये इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई साथियों? 2021 से इसकी शुरुआत होती है। वर्क इंटरनेट से जुड़े नियम नीतियों पर भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके लोग मिलकर इस पर चर्चा करते हैं। आपको पता है किस तरीके से हम इसे प्रभावी बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चर्चा इन लोगों ने यहाँ की है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों ये किया है इन्होंने 11 फीट। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं इन्होंने जोधपुर में 11 फीट ऊंची जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसका अनावरण किया है। ठीक है, तो ये 11 फीट ऊंची तो जोधपुर में है। ठीक है, और इसका जो वजन है ये आपको बता दूं 100 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए 8 फीट ऊंचा इसमें पेडेस्टल लगाया गया है, यानी आसन लगाया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची जो स्टैचू है वो कौन सी है वर्तमान में? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये सरदार पटेल की जो है स्टैचू है और ये गुजरात के केवड़िया में स्थापित की गई है और ये विश्व की सबसे ऊंची साथियों ये स्टैचू है। 31 अक्टूबर 2018 में साथियों ये जो है
स्थापित की गई थी। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, आप लोग नोट रखेंगे, यानी कि 597 फीट। वर्तमान में ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको किसने डिजाइन किया है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको किसने डिजाइन किया है। ठीक है, सरदार पटेल की बात आई है तो इनका थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में इनका जन्म होता है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, और इनकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1950 को। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री ये थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जान लेते हैं। किस भारतीय जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला डबल्स खिताब जीता है? तो ये जीता है साथियों अश्वनी पोनप्पा ने और तनीषा क्रेस्टो ने। ठीक है, इन दोनों ने ये जीत लिया है। ठीक है, ये भारतीय और देखिए ये दोनों ही गेम्स जो है मेंस सिंगल और वुमेन्स डबल्स, ये दोनों भारत ने ही जीते हैं। ठीक है, भारतीय महिला बैडमिंटन जोड़ी जो है अश्वनी पोनप्पा और तनीषा ने। ठीक है, चीन की महिला जोड़ी को इन्होंने हरा दिया है। समझे, ये दोनों ही जो है भारत ने जीते हैं। कहाँ है, कहाँ हुआ ये? असम के गुवाहाटी स्टेडियम में ये मैच खेले गए। चलिए देख लेते हैं, 2023 में भी इस जोड़ी ने ही ये जो इवेंट है ये जीता था। ठीक है, और भारत के सतीश कुमार करुणाकरण ने चीन के झुआन चेन को मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है, इन्होंने इसको हरा दिया है। ठीक है, भारत में आयोजित होने वाला एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट ये है। समझ गए? ऑर्गेनाइजर देख लीजिए कौन है। ऑर्गेनाइजर है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड असम बैडमिंटन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा कि हाल ही में आईएनएस सुशील को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया? तो साथियों ये आईएनएस सुशील है, इसे लेनिनग्राद में शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि राजनाथ सिंह ने भारत और रूस के मध्य जो 21वां इंडिया रशिया इंडियन गवर्नमेंट कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन है, इसका थोड़ा लेंदी सा नाम है परंतु आप देखेंगे तो आपको एक आध बार पढ़ने पे याद हो जाएगा, इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और इसमें आईएनएस सुशील इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है याद रखेंगे 1135.6 के तहत इसे बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दो चार पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इस श्रेणी के 6 जहाज हैं, 3 को क्या कहा जाता है? तलवार क्लास कहा जाता है। ठीक है, और बाकी जो 3 जहाज हैं उन्हें टैग क्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रिगेट की बात करते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का युद्धपोत है और जिसे मुख्य रूप से नौसेना में समुद्री सुरक्षा, गश्त और दुश्मन के जहाजों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट 1135.6 के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तलवार क्लास फ्रिगेट्स है। ठीक है, भारत के लिए बनाए गए युद्धपोतों को तलवार क्लास फ्रिगेट्स कहा जाता है। देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 1135.6 के तहत भारत के लिए जो बनाए गए युद्धपोत हैं इनको तलवार क्लास फ्रिगेट्स कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए हैं? रूस के द्वारा ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं। इवनिंग की क्लास में मैं आपको मिलूंगी 9 PM पर। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कवर करवाए हैं या आज के करंट अफेयर्स हैं इन सबको कवर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है,